It is second class on the lectures on the topic of specific relief act 1963, and today we have to discuss on chapter number 3 and chapter number 6. Chapter number 3 and chapter number 6 consists respectively section 1 section and 2 sections. ठीक है, एक में धारा 26 केवल एक धारा है और एक में धारा 34 और 35 दो धारा है. Chapter number 3 is less important than the other chapters. ठीक है, अध्याय 3 तुलनात्मक रूप से अन्य अध्यायों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है और इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखतों की परिशुद्धि, धारा 26. यहां से प्रश्न कभी आए हैं, लिखतों की परिशुद्धि. मैंने कहा था आप सब पढ़ करके आए होंगे, बुक से पढ़े होंगे, बैरेट से पढ़े होंगे, तो यहां से क्या मेंस में कभी क्वेश्चन आया है कि लिखतों की परिशुद्धि से आप क्या समझते हैं, ये कब लागू होता है? डिक्लेरेटरी डिक्री चैप्टर 6 से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आप बताइए क्या आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो कहां तक पढ़ा है, और नहीं तो अगर एक तरफ से पढ़ाना है तो मैं इन दोनों अध्यायों को आज पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं लिखतों की परिशुद्धि, इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ये रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि कुछ गलत लिख दिया गया था, जिसको शुद्ध करना है, कुछ बदलाव करना है. रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब लिखत, लिखत का मतलब ऐसा कोई दस्तावेज जिसके माध्यम से कोई अधिकार दायित्व किसी के पक्ष में दिया जाए, रचा जाए, बनाया जाए, उसको कहते हैं लिखत, इंस्ट्रूमेंट. तो सेक्शन 26 पेज नंबर 32. इसमें पेज नंबर चेंज हो जाएगा ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों. ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, चैप्टर 3, और यहां से अगर हम देखें तो बुक नंबर पेज नंबर 76 आएगा यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि आगे के पेजेस भी जोड़ देता है. ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी किसी लिखत में परिशुद्धि करनी है, कोई गलत बात लिख दी गई है. क्या लिखा हुआ है? When through fraud or mutual mistake of the party, a contract or other instrument in writing does not express their real intention,
not being the articles of association of company to which the Company Act 1956 apply. कंपनी का जो संगम होता है, मेमोरेंडम होता है, वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, इस एक्ट से चेंज नहीं किया जाएगा। तो जो कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है उसको छोड़कर शेष कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर उसमें अगर किसी पार्टी ने फ्रॉड किया है या किसी दोनों पार्टीज के म्यूचुअल मिस्टेक से कोई चीज गलत लिख दी गई, उसको चेंज करना है, अल्टर करना है, देन सेक्शन 26 अप्लाई होती है। क्या होगा, सब सेक्शन 1 में ही देखना है। ईदर पार्टी आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट, वाद दाखिल करना होगा, मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड, उस लिखत को शुद्ध करने के लिए वाद दाखिल कर सकेगा। ए और बी के बीच कोई संविदा हुई और भूलवश वहां 2000 की जगह 20,000 लिख गया, तो दोनों में से किसी भी पक्षकार या उसका प्रतिनिधि सिविल वाद दाखिल करके उसको संशोधित कर सकेंगे, संशोधन के लिए सिविल वाद दाखिल कर सकेंगे। ए और लिखा है आर। B. The plaintiff may, if any suit in which any right arising under the instrument is in issue, claim in his pleading that the instrument be rectified. अगर पहले से ही उसी टॉपिक पे कोई सूट चल रहा है, एक तो की फ्रेश सूट फाइल कर सकेंगे। पहला क्या है, क्लॉज ए में क्या है, फ्रेश सूट फाइल करेंगे फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लिखत को शुद्ध करने के लिए नए सिरे से वाद दाखिल कर सकेंगे। दूसरा क्या है, उसी टॉपिक पर पहले से ही कोई सूट चल रहा है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चल रहा है, तो उसमें भी वो क्लेम कर सकेगा, क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड। उसमें ही उसी वाद में वादी ये कह सकेगा कि हो जो आप इस वाद, इस लिखत को शुद्ध कर दीजिए, इसमें फ्रॉड की वजह से या ड्यू टू मिस्टेक ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ म्यूचुअल पार्टी, बोथ द पार्टी, इसमें कुछ गलत हो गया था। ध्यान दीजिएगा, दो ही तरह के फॉल्स को दूर करना है, या तो फ्रॉड किया हो डिफेंडेंट ने और या फिर दोनों पार्टियों की भूल, तभी रेटिफाई किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ये जरा देखिएगा। सी, a defendant in any such suit as is referred to in clause B may, in addition to any other defense open to him, ask for ratification of the instrument. तो सब क्लॉज बी में प्लेंटिफ जो जिस तरह से कर सकेगा उसी तरह से डिफेंडेंट भी कर सकेगा, ठीक है, सब सेक्शन सब क्लॉज सी में। धारा 26 में ये कहा गया कि जबकि कपट के कारण या दोनों पक्षों की भूल के कारण किसी संविदात्मक विलेख में या किसी भी विलेख में लिखत में कोई अशुद्ध बात लिख दी गई है, वह दस्तावेज कंपनी का संगम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर कंपनी कॉर्पोरेट होती है ना, निगमित होती है, तो वहां लेटर देकर के संशोधन करना होता है, न्यायालय से नहीं होता। तो ऐसे में कोई भी पार्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव इसमें इसको शुद्ध करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है। ए, अगर कोई सूट पहले से चल रहा है तो प्लेंटिफ उसमें क्लेम कर सकता है। बी, अगर कोई सूट पहले से चल रहा है तो डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है। सी, ये 3 क्लॉजेज आपने देखा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। सेक्शन 2 पर आते हैं। If in any suit in which a contract or other instrument is sought to be ratified under subsection 1, यदि किसी वाद में कोई संविदा या अन्य लिखत परिशुद्ध करने के लिए मांगी जाती है, कही जाती है उपधारा 1 में, तब क्या करेगा न्यायालय? क्या करेगा? यह न्यायालय की पावर। The court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the party. न्यायालय में साबित हो जाता है कि चाहे कपट के कारण
या तथ्यों की पक्षकारों की भूल के कारण लिखत जो है पक्षकारों का वास्तविक आशय प्रकट नहीं करती है, तब क्या करेगा न्यायालय? द कोर्ट में in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention. जो उस दस्तावेज का लिखत का वास्तविक आशय होना चाहिए उस आशय के अनुसार उसको बदलने के लिए निर्देश दे सकेगा कि 20,000 था 2,000 होना चाहिए, एक शून्य हटाइए, इसको 2,000 करिए, निर्देश दे सकेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। So far as this can be done without prejudice, that to right acquired by third person in good faith and for value. But इसका एक एक्सेप्शन है, ऐसा कोई बदलाव तब नहीं करने दिया जाएगा जबकि इससे किसी थर्ड पर्सन के राइट पर प्रभाव पड़ रहा हो। थर्ड पर्सन के राइट पर आपने मुझे 2,000 की जगह 20,000 का चेक लिख दिया और मैंने वो 20,000 का चेक लिख दे करके किसी से लोन ले लिया। अब आप जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये म्यूचुअल फ्रॉड हो गया, ये मिस्टेक हो गया, इसको 20,000 की जगह 2,000 का चेक किया जाए। ठीक है, आप तो 2,000 करा देंगे, हमने थर्ड पार्टी को चेक दे दिया है और उस पर लोन ले लिया है, कोई प्लेस कर दिया है, उसके अधिकार पे फर्क पड़ेगा तो रेटिफाई नहीं किया जाएगा। ये इसका एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ लिखा हुआ है, so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith for well. हमने सैलरी के बदले में वो चेक किसी को दे दिया इंडोर्स करके कि तुम जाओ कैश करो, तो इधर हम और आप तो बदल देंगे, वो कहाँ जाएगा? तो तब इस तरह नहीं होगा। तब क्या होगा? उसको भी पार्टी बनाया जाएगा, मतलब तब इतना आसानी से रेटिफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि तब रेटिफाई नहीं किया जाएगा, रेटिफाई तब भी किया जाएगा। अब उस थर्ड पर्सन को मुझे भरने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इजिली इतना नहीं कर दिया जाएगा। आगे थर्ड, a contract in writing may first be ratified and then if the party claiming ratification has so prayed in its pleading and the court thinks fit may be specifically enforced. सब क्लास 3 में कुछ नहीं है। जब इस तरह से रेटिफिकेशन कर दिया जाएगा, बदलाव कर दिया जाएगा, तो तदनुरूप उसको प्रवर्तित कर दिया जाएगा। भाई 20,000 का चेक लिखा था, मैं गया 20,000 रुपए कैश कराने, अब रेटिफिकेशन करके 2,000 कर दिया गया, तो कहा गया आप 2,000 ही निकालिए, 18,000 वापस करिए, इन्फोर्स किया जाएगा। सब क्लास 3। नो रिलीफ फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड। ये एक्सेप्शन है इसका, ये तो कंडीशन है, ये एक्सेप्शन है। No relief for the ratification of an instrument shall be granted. Shall be granted. Permission है, prohibition है, shall be granted. No shall be granted. No relief shall be granted to any party under this section unless it has been specifically claimed. जब तक कि इस तरह की रिलीफ की मांग न की गई हो, आप जान लीजिए जितने भी विनिर्दिष्ट अनुतोष है, अगर आप उसको विशेष तौर से नहीं मांगेंगे तो नहीं दिया जाता है। विनिर्दिष्ट अनुतोषों के विनिर्दिष्ट मांग करने पर ही उन्हें प्रदान किया जाता है, सामान्यतया उनको प्रदान नहीं किया जाता है। सामान्यतया जनरल कंपनसेशन दिया जाता है। Provided that where a party has not claimed any such relief in his pleading, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the pleading on such terms and may be just for including such claims. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा क्लेम नहीं किया तो कोर्ट आपको परमिशन दे सकती है कि ऐसा क्लेम कर लो। लेकिन अगर आपने तब भी नहीं किया तो कोर्ट आपको वो रेमेडी नहीं दे सकती। कोर्ट को दिख रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट गलत लिखा है, इसमें कुछ गलत छप गया है, कोर्ट सही नहीं करेगी जब तक आप मांग नहीं करेंगे। आपने मांग कर दिया, कर देंगे, मांग नहीं किया तो मांग करने का समय दे देंगे, फिर भी नहीं मांग कर रहे हैं तो आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगी। मेरी समझ से यहाँ जो केयर करने वाली बात है, ऑब्वियसली मेरे बुक में उसको हमने हाईलाइट किया होगा, ठीक है, इसमें देखिए हाईलाइट मैंने जब किया होगा तो इसमें लिखा होगा ये, ठीक है, यहां पर लिखा है कब किया जा सकेगा, तो कंपनी के संगम अनुच्छेद के सिवा किसी लिखित संविधान में जबकि पक्षकारों के कपट या उनकी पारस्परिक भूल के कारण।
तो पहली बात की परिशुद्धि कब की जाएगी, फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक, यही दो ग्राउंड है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं लागू हो सकता है, किस पे नहीं किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, क्योंकि वो कंपनी एक्ट से गवर्न होता है। उसके लिए कंपनी कारपोरेट ऑफिस जो होता है, जो कारपोरेशन जहां से निगमन कराया जाता है वहां से होता है, वो सूट से नहीं होता है। कौन कर सकेगा, ईदर पार्टी, किसी फ्रेश सूट में भी कर सकते हैं और किसी कंटिन्यूइंग सूट में भी क्लेम कर सकते हैं। न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय उसको रेटिफाई कर सकेगा, बशर्ते कि थर्ड पार्टी में फर्क न पड़े। थर्ड पार्टी कौन, जो गुड फेथ में उस पर यकीन करके कोई एक्शन ले लिया हो, ठीक है। और अगर इसको डायरेक्शन किया जाएगा रेटिफाई करने का, शुद्ध करने का, तो एज रेटिफाइड जैसा शुद्ध हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको इन्फोर्स किया जाएगा। तो मेरी समझ से अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में आना बाकी है, ठीक है। न्यायालय चाहे तो यह वो अनुतोष प्रदान करे या न करे, लेकिन जब तक आप मांग नहीं करेंगे तब तक हम अनुतोष प्रदान नहीं करेगा। तो मेरी समझ से पूरा हो गया, आगे चलें। यस यस सर। आप चलते हैं घोषणात्मक आज्ञा, डिक्लेरेटरी सूट, डिक्लेरेटरी डिक्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगर व्यवहारिक प्रयोग किया जाए तो बहुत सारे झगड़े निपट जाए। डिक्लेरेटरी डिक्री एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। Chapter 6, there are two sections, section 34 and 35, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसको। सेक्शन 34 में क्या लिखा है, ग्राउंड्स एंड कंडीशंस फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री, एंड सेक्शन 35 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री। बोथ सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। 35 से पूछा जाता है कि किसी घोषणात्मक आज्ञप्ति का प्रभाव किन पर है, किन पे बाइंडिंग होती है, ये पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन सेक्शन 35 से है ना। बहुत सिंपल है। डिक्लेरेटरी डिक्री क्या है, ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। कुछ लोग मान नहीं रहे कि हस्बैंड वाइफ है, वो कह रहे नहीं इनकी तो शादी नहीं हुई है, हम नहीं मानते कि हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एक डिक्लेरेशन करवा लेंगे कोर्ट के जरिए, क्योंकि कोर्ट की मुहर लगते ही आर्टिकल 261 लागू होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या है, फेथ एंड रिकॉग्निशन क्लॉज, विश्वास और मान्यता खंड कि जो बात न्यायालय ने कही वो सही है, वो है, उसको माना जाएगा। आप जानते हैं कि गलत है लेकिन फिर भी मानेंगे कि न्यायालय ने कहा। मानते हैं गलत है, कैसे, अपील में जाएंगे ना फिर। तो अगर किसी भी अधिकार को लेकर, संपत्ति को लेकर विवाद है, कहीं किसी टाइटल को लेकर कहीं कोई विवाद है, कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो छीन नहीं रहे बट मान नहीं रहे कि मेरा ये राइट है, वो डिनाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं किया जाएगा, एक डिक्लेरेशन कर दी जाएगी। अगर मैं ये प्रूफ कर ले गया कि ये राइट मेरा है, ये टाइटल मेरा है, अगर मैं ये प्रूफ कर ले गया तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर देगी कि ये इनका राइट है। अब ये समझना है कि ये कब कब पास होता है। क्या ये रिलेशन पर भी, जैसे पति पत्नी है कि नहीं है, बाप बेटे हैं कि नहीं है, क्या इन पर भी होता है, या केवल प्रॉपर्टी पे होता है? तो प्रॉपर्टी राइट पे होता है या हर तरह के राइट पे होता है, टाइटल पे होता है, रिलेशन पे होता है? डिक्लेरेशन किन किन तरह के स्टेटस का कराया जा सकता है और किन के खिलाफ कराया जा सकता है, अगर हम ये सोच लें तो हमें ये चीज समझ में आ जाए। ओके, यस सर। डिक्लेरेटरी डिक्री इज अ डिक्री व्हिच क्लैरिफाइज, ये क्लैरिफाई करती है, कोई नए सिरे से टाइटल नहीं देती, ये क्लैरिफाई कर देती है। किस पर, जो क्लाउड्स है, जो डाउट्स है, जो लोग डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा है,
उसी को स्पष्ट कर देती है। ये कोई नया राइट नहीं दे देती। जैसे रेटिफिकेशन में आपने देखा, कुछ नया नहीं देता, हाँ आपने गलत लिख दिया था सही कर, तो वहां तो गलत लिख दिया गया था सही कर दिया गया, यहाँ तो सही है लोग मान नहीं, सही है मान नहीं, तो कब मानेंगे? कोर्ट मुहर लगा देगी तो मान जाएंगे। मैंने इसका सुझाव दे करके बहुत सारे लोगों की समस्याओं को दूर किया है। इसका सजेशन दे करके डिक्लेरेटरी डिग्री का डिक्लेरेटरी सूट फाइल करिए, इसका सजेशन दे करके मैंने बहुत से विवादों को निपटाया है। आमतौर पे हमारे देश की अदालतों में लोअर कोर्ट के एडवोकेट इसका बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिस में नहीं, इतने अच्छे लॉज प्रैक्टिस में नहीं। जो लोग लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जान रहे हो। हाँ, अच्छे वकीलों की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत से अच्छे एडवोकेट हैं जो जान रहे हैं, बट नॉर्मली ये सब चीजें प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए। तो सबसे पहली बात है डिक्लेरेटरी डिक्री जो डिक्री व्हिच क्लैरिफाइज, ये स्पष्ट कर, बाय ए डिक्लेरेशन, एक घोषणा है, सच राइट और कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ विच, जरा देखिएगा ये क्या है, सच राइट और कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब चरित्र से नहीं है, मोरालिटी से नहीं है, कैरेक्टर का मतलब क्या है कि हम किस रोल में हैं, कैरेक्टर रोल, जैसे हम यहाँ टीचर है, हस्बैंड है, घर के मुखिया है, बेटे हैं, बाप है, भाई है, कैरेक्टर। तो राइट्स एंड कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ व्हिच, कौन से राइट या कैरेक्टर को क्लेरिफाइज करती है, व्हिच बिकेम डिबेटेबल ड्यू टू कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, जिसको डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी ने अपने आचरण से विवादित बना दिया है तो मेरा वो कैरेक्टर है, तो मेरा वो राइट, लेकिन उन्होंने उसको विवादित बना दिया है। एंड whose clarification is necessary to keep the interest of the plaintiff effective, और जो मेरे अधिकारों की, मेरे हितों की सुरक्षा के लिए जिसकी घोषणा आवश्यक है। ये दो बातें आपको ये लिखनी है। अगर मेंस में आए ये चीज लिखे यहां से ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इतनी इजी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है कि आप अगर इसको लिख दें एज इट इज तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Hence it must be noted that declaratory decree does not create a new right, does not create new right, but only clarifies by means of a declaration an existing right or character of the plaintiff। कोई दिक्कत इसमें? उसी बात को दोहरा के लिख दिया गया कि कोई नया राइट नहीं देती, आपका जो राइट या कैरेक्टर जिसपे क्लाउड हो गया, डाउट हो गया, डस्ट हो गई, उसी को साफ कर दिया जाता है। चलिए पेरेंट्स से पढ़ते हैं 74। एनी पर्सन, अगर हिंदी में पढ़ना हो तो बताइए, हिंदी में पढ़ देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, विजिबल है अब? Yes, sir. एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इधर उधर देखते हैं, ये कैरेक्टर नहीं, लीगल कैरेक्टर। लीगल कैरेक्टर क्या है कि ये आदमी गांव का मुखिया है, हाँ है, अब लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। ये ग्राम प्रधान है, हाँ है, लोग डिनाई कर रहे हैं। लीगल कैरेक्टर, ये उसका हस्बैंड है, हाँ है, लेकिन डिनाई कर रहे हैं। ये उसकी औलाद है, हाँ है, लेकिन डिनाई कर। लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, दो बातें। फिर से देखिए, लीगल कैरेक्टर और टू एनी प्रॉपर्टी, एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, कोई सांपत्तिक अधिकार या विधिक चरित्र, विधिक चरित्र का मतलब विधिक हैसियत, लीगल स्टेटस, यही है ना दो
हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा है। जी सर। कोई विधिक हैसियत या किसी संपत्ति में कोई हक। गुड। तो किसी विधिक हैसियत को कोई डिनाई कर रहा हो, और या फिर जैसे कह दे नाजायज है, ये उसकी संतान नहीं है, इसका हिस्सा नहीं बनता यहाँ, तो किसी की कोई विधिक हैसियत को डिनाई कर रहा हो, या किसी संपत्ति में किसी के हक को किसी को डिनाई कर रहा हो, दोनों में से कोई भी। एक बात मैं बताऊं, इसके अलावा तीसरा कोई ग्राउंड बनेगा ही नहीं सिविल लॉ। यानी जितने भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट के ग्राउंड्स हैं वो सब इसमें आते हैं, सब आते हैं। उत्तराखंड का एक केस था, एक तमाम लोग फोन करते रहते हैं, आप भी मेरी जगह पर होंगे तो लोग करेंगे, कॉल करते हैं, लोग परामर्श लेते हैं। तो वहां पर 1974 में एक व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ, 1975 में उसने शादी कर ली, 75 में शादी हुई तो वहां रजिस्टर में नाम चढ़ गया वाइफ का। अब फौज में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, ठीक है। और देन इसके बाद 1976 में वो वाइफ और उस हस्बैंड के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी कोर्ट के जरिए नहीं, कोर्ट की डिक्री से नहीं, म्यूचुअल छुट्टम छुट्टा जिसको हम लोग समाज में कहते हैं, वो दोनों दूर हो गए। पहली पत्नी उसकी गई कहीं और घर बसा लिया, इसने एक और शादी कर ली 77, सैनिक जो था। कागज में नाम किसका चल रहा है? फर्स्ट वाइफ का। कागज में नाम किसका है? फर्स्ट वाइफ का। वो कहीं और जा चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। 74 का मतलब क्या बहुत हुआ ना। अब शादी कर लिया, बच्चे हो गए, वहां वो है खुशी सुखी पूर्वक जीवन जी रही है, उसको इनके परिवार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनको उसके परिवार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसने शादी कर ली, इसके 2 बच्चे हुए, बाद में ये सैनिक जो है शहीद हो गया अपने लास्ट टाइम पर जाकर के, शहीद हो गया या मर गया। और उसकी पेंशन को लेकर के झगड़ा हुआ, पेंशन उस वाइफ के नाम पे इशू हुई, जिसका इस परिवार से कोई वास्ता नहीं। वो वाइफ कह रही है कि मैं इनकी वाइफ नहीं हूं, मुझे इनकी पेंशन नहीं चाहिए, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। जरा सोचिए। लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि नाम वाइफ में आपका दर्जा तो हम आपको देते, और अगर ये वाइफ है तो पहले डाइवोर्स दिखाइए, दिन होगा। वहां के उत्तराखंड की बात है, रानीखेत की। वहां के एक एडवोकेट ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर डिपार्टमेंट इस तरह की बात कर रहा है, डिपार्टमेंट इस तरह की बात कर रहा है, और डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप हमको या तो कोर्ट से कोई सर्टिफिकेट दीजिए या फिर डाइवोर्स दिखाइए और इनकी शादी दिखाइए, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में हम कैसे बदलाव करेंगे। तो डिपार्टमेंट भी गलत नहीं है, वो ऐसे तो नहीं ना कागज में नाम काट के कट्टम कुट्टम करके लिख देगा। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? और रेक्टिफिकेशन है कहाँ? यहाँ मिस्टेक है नहीं कोई। विवाह खत्म करने के लिए डाइवोर्स ही एक रास्ता है, और आपने छुट्टम छुट्टा से किया है। छुट्टम छुट्टा समझ रहे हैं ना? यस शादी सर। को छोड़ दिया, नहीं कहते छोड़ दिया, भगवान राम जी ने नहीं छोड़ दिया था कैसे जाएगी? हमारे तो महापुरुष लोग भी यही सब काम किए थे, तो छोड़ दिया। ये अलग बात है कि छोड़ देने पर भी लुगाई उसी की रहती है जिसकी होती है, वो छोड़ देने पर छूटती नहीं है, तो फिर छोड़ते ही काहे को। तो मैंने उसको सजेशन दिया कि अगर वो पहली पत्नी तैयार है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूं, तो इस दूसरी पत्नी से कहिए कि ये एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करे, डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए सूट फाइल करे, क्योंकि उनको कोर्ट की सर्टिफिकेट चाहिए। ये सूट फाइल कर दे दैट आई एम द ओनली एंड रियल वाइफ ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, उसी के अगेंस्ट फाइल कर दे। किसके अगेंस्ट? जो पहली पत्नी है। और वो आके कोर्ट में कह दे कि यस आई हैव नेवर बीन मैरिड विद हिम, मेरा कभी विवाह नहीं हुआ, इन्हीं का विवाह हुआ, यही है जो कुछ भी है। तो कोर्ट इसको इसकी वाइफ के नाम पे मुहर लगा देगा, और कोर्ट की ही मुहर उनको चाहिए, वो मुहर ले जाकर के वहां दिखा दीजिए। वैसे अगर छुट्टम छुट्टा भी कहेंगे तो सेक्शन 29 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रथागत
तौर पे अगर छुट्टन छुट्टा है तो उसको भी तलाक माना गया है। लेकिन प्रथागत, प्रथागत का मतलब जिन जातियों में होता था उन्हीं जाति, तो वो लोअर कास्ट का। देखिए पता नहीं क्यों मुझे बड़ा गंदा लगता है लोअर और अपर कास्ट कहना, लेकिन कहें क्या, समाज में ऐसा कहा है जाता है, या न कहें तो कहें फिर क्या। वो जिस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था वहां उस तरह से छुट्टन छुट्टा की प्रथा थी। हमने कहा बस कोर्ट में डिक्लेरेटरी डिक्री में यही कह दीजिए कि हमने सेक्शन 29 हिंदू मैरिज एक्ट में 29 में जाएंगे, या 30 है लास्ट वाला जो सेक्शन है, वहां छुट्टन छुट्टा को भी जो है, जो ट्रेडिशनल ग्राउंड पे तलाक है उसको भी तलाक का एक आधार माना गया है, एक वे माना गया है, उस बुनियाद पे कह दे। और वहां से तो डिक्लेरेटरी डिक्री के जरिए इसको एक डिक्री मिल जाएगी, और उस डिक्लेरेशन को ले जाकर के वो किसके खिलाफ मिलेगी, जिसका नाम वहां है उसी के खिलाफ मिलेगी। उसको ले जाके वहां डिपार्टमेंट को दिखाइए, उनको कोर्ट की मुहर चाहिए, ताकि कभी ये जाए क्लेम करने तो कह सके कि देखिए आप तो कोर्ट में गई थी, वहां आपने अपना पक्ष रखा था, आप अपने को एक्सेप्ट नहीं की थी, इस नाते आपको दे रहे। तो डिक्लेरेटरी डिक्री से वहां पे फैसला हो गया था और आज उस महिला को पेंशन मिल रही। तो डिक्लेरेटरी डिक्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। डिक्लेरेटरी डिक्री का खूब यूज करना चाहिए, फ्रेंडली सूट और डिक्लेरेटरी डिक्री, इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। किसके लिए? डिक्लेरेटरी डिक्री और फ्रेंडली सूट, फैमिली सेटलमेंट के लिए इनका यूज करना चाहिए, ठीक है। मुझे आप में जी से सर। जो लोग प्रैक्टिस में है, खासकर मनीष पांडे जी, जो आप में से जो सिविल के जो प्रैक्टिस में है, उनसे समझना है कि अगर फैमिली सेटलमेंट का हम सूट फाइल कर रहे हैं, खासकर पार्टीशन का, तो क्या कोर्ट वैल्यू देनी, कोर्ट फीस देनी पड़ती है पूरी प्रॉपर्टी की, और देनी पड़ती है तो कितनी होती है? ये आज मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, हमको समय होगा तो आप जवाब दीजिएगा कि सेटलमेंट जो होता है, फैमिली सेटलमेंट, खासकर विभाजन जो होता है परिवार में, पार्टीशन होता है, क्या उसमें भी कोर्ट फीस पूरी प्रॉपर्टी की देनी पड़ती है? नो सर, नो सर। यस सर, यहाँ हमारे यहाँ डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस लगता है 250 रुपए बस। यस सर, डिक्लेरेटरी लगेगा सर। तो पूरी 250 का मतलब पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू से नहीं जी, देनी पड़ती ना? नहीं सर, नहीं सर, डिक्लेरेटरी सिर्फ लगता है। 250 तो कोई नहीं है, वही यानी कि नहीं डिक्लेरेशन देनी पड़ती। जी नहीं देनी पड़ती, बस डिक्लेरेशन डिक्लेरेटरी राइट डिक्लेयर करता है ना, क्या? सिर्फ राइट डिक्लेयर करता है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस राइट है। लेकिन हाँ, अदर स्टेट में है सर, अदर स्टेट में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी देना है पार्टीशन में। मतलब अदालतों को भी कमाई का जरिया बना दिया गया। खैर कमाई का जरिया भी नहीं है, वो बहुत हद तक रोक भी देता है, नहीं तो लोग फालतू शूट करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना कि वकीलों को हाईवी कोर्ट फीस पे आवेदन करके, मतलब इस पे आंदोलन करना चाहिए कि हाईवी कोर्ट फीस की वजह से बहुत सारे अच्छे मुकदमे नहीं आ पाते। गरीब आदमी कहाँ से कोर्ट फीस पे करेगा, तो मुकदमा नहीं करता। बड़ी बड़ी जमीनें, मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके फादर का मर्डर हो गया था, फैमिली के लोगों ने ही मर्डर किया था, और वो 2 बहनें हैं, कई करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास, खेत, कई करोड़ का खेत उसका वेस्टर्न यूपी में है। अगर वो सूट फाइल करें, और मर्डर किसने किया था? उसके बहनोई ने, बड़ी बहन के हस्बैंड ने, 2 बहनें थी, बड़ी बहन के हस्बैंड ने किया था। और उस पे छोटी बहन पे भी खतरा था कि इसको मार डाले, या तो उसके भाई से, अपने भाई से शादी करवा रहा था, नहीं तो मार डालने का खतरा। मतलब बड़ी विचित्र केस था। मैंने कहा सूट फाइल करो। सर सूट फाइल करेंगे तो पैसे कहां से हैं? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। बड़ी विचित्र दशा। और फेक तरीके से बड़ी बेटी के नाम से प्रॉपर्टी करवा लिया था, तो वहां राइट की और क्लेम तो करवाना नहीं है। ये मतलब कोर्ट फीस बड़ा मैटर एक बन जाता है ऐसे जगह। खैर चलिए हम लोग अपने विषय पर लौटते हैं। मैं फिर से बता दूं, एसआरए में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मेंस में क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक है। Legal character or any right to property may institute, a person may institute a suit against any person, किसके खिलाफ? Against any person denied or interested to deny, जो मना कर रहा है या मना करने में शामिल है। किसको? हमारे उस लीगल कैरेक्टर को या हमारे उस प्रॉपर्टी। यस राइट, हमारा खेत है, लोग बीच रास्ते से आते जाते हैं, मैं मना कर रहा हूं, लोग कह रहे नहीं सड़क है, आपका खेत थोड़ी। मेरा प्लॉट है, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा प्लॉट है, कह रहे नहीं आपका प्लॉट नहीं, ये तो पब्लिक प्लेस है, तो डिनाई, ठीक है।
may institute a suit, ठीक है, against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. और इतने में यह पूरा हो गया, ये कानून पूरा हो गया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विधिक हैसियत को या संपत्ति में किसी अधिकार को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नकारा जाता है, वह न्यायालय में उसकी घोषणा के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकता है और न्यायालय उस वाद में किसी अन्य मांग के न होने पर भी और कोई भी रेमेडी नहीं मांगेंगे। सिर्फ हमने कहा कि आप एक डिक्लेरेशन कर दीजिए, तो बिना किसी और डिग्री के यानी और किसी डिग्री के न मांगे जाने पर भी न्यायालय अगर उचित पाता है, अगर मेरा वो लीगल स्टेटस है, अगर मेरा वो प्रॉपर्टी में राइट है, तो वो डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर देगा। यही लिखा। अब यहाँ प्रोवाइडेड यानी कोई परंतु का गया, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। अगर आप कोई और भी रिलीफ मांग सकते हैं तो आप मांगिए। आधी अधूरी रिलीफ अगर मांग रहे हैं, आधी अधूरी रिलीफ अगर मांग रहे हैं तो न्यायालय आपको यहां मना कर देगा। इस वाले लाइन में कि केवल उन्होंने डिक्लेरेटरी मांगा उतने पर भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई और भी रिलीफ उसमें मांगा जाना चाहिए था फॉर कंप्लीशन ऑफ द डिक्लेरेशन, उस घोषणा की पूर्णता के लिए कोई और भी डिक्री मांगी जानी चाहिए, और भी रिलीफ मांगा जाना चाहिए था और आपने नहीं मांगा, तो ऑर्डर टू रूल 2 में खारिज हो जाएगा। वैसे यहां भी कह रहे हैं कि तब कोर्ट कोई ऑर्डर पास, कोई डिग्री पास नहीं करेगा। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेरी जमीन है और जमीन पर लोगों ने गार्बेज रख दिया है, ये कह के कि ये गार्बेज प्लेस है, ये कूड़ा करकट रखने का पब्लिक प्लेस है मेरी। अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? एक तो डिक्लेरेटरी डिक्री फाइल करना, सूट फाइल करना चाहिए कि साहब ये मेरी है, डिक्लेयर करिए। अगर डिक्लेरेशन हो गया तो क्या इतने भर से मेरा हो जाएगा? वो जो गार्बेज लोगों ने इकट्ठा कर रखा है उसको कौन हटाएगा? तो मुझे एक और रिलीफ करना चाहिए इंजंक्शन के लिए कि किनसे कहिए कि हटाएं, और एक प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के लिए भी करना चाहिए कि दोबारा से न रखें। 3 बातें करनी चाहिए ना, तब ना वो कंप्लीट होगा। बताइए। यस सर। डिक्लेरेशन हो जाएगा। पोजेशन के लिए भी सर क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन, पोजेशन और परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट कभी भी कोर्ट में आप इनएप्रोप्रिएट रेमेडी अगर मांगेंगे तो इनएप्रोप्रिएट रेमेडी के बुनियाद पर सूट आपका खारिज कर दिया जाएगा, नॉन मेंटेनेबल माना जाता है। नहीं तो फिर अगले दिन आप आएंगे कोर्ट में, आज कोर्ट में आए, साहब डिक्लेरेशन कर दो क्या कि जिस जमीन पे लोग गार्बेज रख रहे हैं, कूड़ा करकट रख रहे हैं, मेरी है, ओके कर दिया। फिर आ गए अगले दिन, हुजूर जो आपने डिक्लेयर किया था लोग तब भी रखे हुए हटा नहीं रहे, तो उस दिन क्यों नहीं बोले थे कि हटाना भी है? तो कोर्ट साहब आपको नहीं पता था क्या कि जब रखे हैं तो हटाना भी है? आप पहले दिन काहे नहीं पूछ लिए कि तुम हटाने वाला भी मांगो? तो इसी नाते ये प्रोवाइडेड लिखा है। कितना सिंपल है, कोई कठिन है? हर एक रिलीफ में इसकी जरूरत पड़े जरूरी भी नहीं। 2 लोग पति पत्नी के तौर पे रह रहे हैं, कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं, मानते ही नहीं कि पति पत्नी है, वहां कोई एक्स्ट्रा रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट ने केवल डिक्लेयर कर दिया कि दे आर हस्बैंड वाइफ, दैट्स इनफ। उसमें कोई और की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल पहचान की बात लोग नहीं मान रहे हैं, कर दिया, काम खत्म। तो डिक्लेरेटरी डिक्री के साथ कि डिक्री की रिलीफ के साथ साथ और रिलीफ मांगी जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जहां उसके कंप्लीशन के मांगी जानी जरूरी है वहां अगर नहीं मांगेंगे तो वो सूट फाइल कोर्ट डिक्री पारित नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? A trustee of property is a person interested to deny a title adverse to the title of someone who is not in existence and for whom if in existence he would be a trustee। ठीक है, ट्रस्टी के बारे में अलग कर सकता है। A person interested to deny, जैसे मेरी प्रॉपर्टी में कोई ट्रस्टी है, न्यासी है,
और दूसरा कोई डिनाई कर रहा है, दूसरा कोई उस प्रॉपर्टी को मेरी नहीं मान रहा है, और ट्रस्टी को क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए, बट ट्रस्टी मौन है, तो वो क्या है, वो भी मेरे हक को नकारने में शामिल है। इसका कोई खास मतलब नहीं, एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रतिवादी के आचरण से संदेहास्पद हो गया है, जिसका स्पष्ट किया जाना वादी के हित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। विद्यमान अधिकार या हैसियत, ये विद्यमान एग्जिस्टिंग राइट है। हक की संदिग्धता, हैसियत या हक की संदिग्धता को दूर करके उस पर भावी मुकदमेबाजी की आशंका या स्थिति को निवारित करना है। एक बात मैं बताऊं, यही अगर मैं आपको क्लास में लिखवाता नहीं तो आप लोगों की मतलब मैं आप के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, यही जब मैं लिखवाता था 2005 में दिल्ली में, तो इतनी तारीफ होती थी, क्या गजब के टीचर, ऐसा लिखवा देते। यहाँ लिखा लिखाया पहले से दे दिया गया, पढ़ के आओ, फिर से मुझसे सुन लो, आपको सबसे आगे होना ही होगा। मैं कहूंगा लॉ में तो आप लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन जीके जीएस को भी स्ट्रांग करिए, जहां कहीं जरूरत हो उसको स्ट्रांग करिए, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यह धारा केवल ऐसी हैसियत की घोषणा संबंध है जो विधिक प्रकृति की, ठीक है, जो विधिक प्रकृति की हो, इमोशनल वाली नहीं चलेगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन वो मानते नहीं, घोषणा करी, ये नहीं चलेगा यार, ठीक है। जो लीगल कैरेक्टर की का स्टेटस हो वही यहाँ, ठीक। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर अगर मेंस में क्वेश्चन आता है और आर्टिकल 261 के साथ इसे क्लब करके लिखते हैं तो सर ये बेनिफिशियली रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा, 261 इसका मदर हो जाता है, यस वही सर। तो सपोर्ट है। तो सर अगर इंट्रोडक्शन 261 से ही शुरू करेंगे तो सर ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा सर, क्योंकि कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बेस बना के या जूरिस्प्रूडेंस को बेस बना के लिखते हैं तो मार्क्स लेने में ज्यादा आसानी होती है, मतलब। तो ठीक है, लिख सकते हैं कि ये विद्यमान अधिकार या हैसियत की न्यायिक घोषणा है, और न्यायालय की डिक्री को अनुच्छेद 261 में विश्वास और मान्यता दी गई है कि संपूर्ण भारत में माना जाएगा। इस प्रकार किसी विद्यमान किंतु विवादित अधिकार या हैसियत पर न्यायालय की घोषणा करा देने से उस पर जो संदेह है वो दूर हो जाता है। आप ऐसे लिख दीजिए। यस। अब इसके इफेक्ट पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके इफेक्ट पर चर्चा हम करेंगे। घोषणा का प्रभाव किन लोगों को यह आबद्ध करती है, क्या पूरे दुनिया को कर देती है या कुछ खास लोगों? तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि घोषणा का प्रभाव यह स्पष्ट धारा 35 स्पष्ट करती है, घोषणात्मक आज्ञप्ति केवल निम्नलिखित पर बाध्यकारी है, यानी इन्हीं पे केवल कंपेल करती है, इन्हीं पे इन्फोर्स होती है। वाद के पक्षकारों पर, यानी जिसने जो प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है, पक्षकारों के माध्यम से वाद के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर, और इन पक्षकारों में से कोई न्यासी हो तो न्यास के हितग्राही पर, केवल इन्हीं तीन पर ही प्रभाव डालते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यानी ये यूनिवर्सल नेचर की नहीं होती, दो इट इज अ डिक्लेरेशन बट इट इज नॉट ऑफ यूनिवर्सल नेचर, ये सार्वजनिक प्रकृति की नहीं होती है। और यहीं पे आज की प्रकृति की बात की गई है, ठीक है, कि ये सार्वजनिक प्रकृति की नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 34 के अधीन की जाने वाली घोषणा संपूर्ण विश्व की विरुद्ध होती है, अर्थात सर्वबंधी प्रकृति की होती है, परंतु धारा 34 में की गई घोषणाओं के प्रभाव को स्पष्ट करने वाली धारा 35 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसी घोषणा केवल वाद के पक्षकारों और पक्षकारों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों तक पर ही बाध्यकारी प्रभाव रखती है, ये सार्वजनिक प्रकृति की नहीं होती है, ये पर्टिकुलर लोगों पे लागू होती है जिनको जिनके खिलाफ आपने सूट पाई।
ओके, यानी जिन लोगों के खिलाफ आपने डिक्लेरेशन कराया उसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति आए और वो कह दे कि ये डिक्लेरेशन गलत है, इनका टाइटल नहीं है तो मेरा है, तो कर सकते। तो ये क्वेश्चन प्री का बनता है कि नेचर ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री इज राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनेम, डिक्री इन रेम और डिक्री इन पर्सोनेम, इट इज अ डिक्री इन पर्सोनेम। ये व्यक्ति बंदी है, सर्वबंधी नहीं है, सबके ऊपर नहीं लागू होती, ये व्यक्ति बंदी है जिन लोगों के खिलाफ, यानी कि इसमें जिन लोगों को आपने पार्टी बनाया उन्हीं लोगों को केवल पर बात होती है डिक्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो हमने लेटेस्ट केसेज भी इसमें लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। शेष हम लोग कल मिलेंगे। और कल कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सबसे लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी का। तो अभी जो बीच में चैप्टर पढ़ गए, तो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1, 3, 6, 4 और 5 बचा है ना, तो कल 4 और 5 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि 4 और 5 दोनों पढ़ाने लायक है या एक। कल एक पढ़ाएंगे, कल चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कल चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 5 तो बहुत छोटा है लेकिन ठीक है, कल चैप्टर 4 ही लेकिन पढ़ाएंगे। तो कल चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। आप लोग इसको केवल बुक से पढ़ लीजिए, फिर लेक्चर देखने में जाएंगे तो भी ठीक है, केवल बुक से भी पढ़ लेते हैं तभी तैयार हो जाता होगा। क्यों, ऐसा है कि नहीं है? यस सर, बुक से भी हो जाता है। सर आपने लेक्चर्स में भी बहुत वेल एक्सप्लेन किया हुआ है सर, पूरा चार्ट बना के, तो वो खुद में भी बहुत क्लैरिफाई कर देता है हर चीज को। हाँ हाँ, लेकिन इसके बाद भी तो हमारी क्लास में 20, 22, 21, 25 लोग हैं।